तो हाय फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन का आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी आप लोग का एग्जाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में डिजिटल एजुकेशन का। सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों में सेम होता है डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सेक पेपर 1, 2 एंड 3 जिसमें भी हो आपका डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हो तो भी चलेगा, 2 में हो तो भी चलेगा, 3 में हो तो भी चलेगा। एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का होता है। टाइमिंग आपको 3 घंटा दिया जाता है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं सेक पेपर में, उसमें से मैक्सिमम लोग डिजिटल एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने भी सिलेक्ट किया है। पहले सिलेबस मैं दिखा देता हूँ एक सरसरी निगाह से। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। पहला पढ़ना है आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, यानी कि डिजिटल एजुकेशन क्या है। दूसरा पढ़ना है चैलेंज विथ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में डिजिटल एजुकेशन को लागू करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डिजिटल एजुकेशन के विभिन्न टूल्स, जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के टूल हो गए, ये सारी चीज़ें। और फिर आपका है यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में डिजिटल एजुकेशन का विस्तार कैसे हुआ, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। और अंतिम में आता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक शासन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डिजिटल एजुकेशन, यहाँ पे मैं आपको टोटल 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बस इतना कर लीजिए। और ये 8 के 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 में 5 गो क्वेश्चन डेफिनेटली मैच कर जाएगा, पक्का पक्का मैच कर जाएगा 5 गो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में डिजिटल शिक्षा का अर्थ, विकास तथा उद्देश्य को लिखें। ये सभी लॉन्ग आंसर टाइप हैं। 1 मार्क्स वालों के लिए मैं अलग से जब क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर, उस टाइम पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी खाली 15 मार्क्स वाला है क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में डिजिटल शिक्षा का अर्थ, विकास तथा उद्देश्य को लिखना है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, राइट द मीनिंग, ठीक है, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल एजुकेशन। देखिए पहले हुआ करता था फिजिकल एजुकेशन, अब आ गया है डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा हम लोग इसको बोल सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन को ऑनलाइन शिक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, मास्टर की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसी को बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, यूट्यूब चैनल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, गूगल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, टेलीग्राम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, बहुत सारे टूल्स हैं। अगला है डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया है, इसकी भूमिका क्या है और महत्व क्या है। ठीक है, भूमिका दैट मीन्स इसका इंट्रोडक्शन, और महत्व यानी कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंस बता दीजिएगा कि डिजिटल शिक्षा का महत्व ये है कि टाइम का बचत होता है डेफिनेटली होता है, पैसा कम खर्च होता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट भी हम लोगों का बचता है। ठीक है, वहीं पे इसके कुछ हानियाँ भी हैं। इसी रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि ऑफलाइन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के प्रमुख लाभ और हानि में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो आप बता दीजिए ऑफलाइन के कुछ गुण, एक फिर ऑनलाइन के गुण, फिर आपको बताना है ऑफलाइन के गुण, फिर ऑनलाइन के गुण, फिर आपको बताइएगा ऑफलाइन का हानि, फिर ऑनलाइन का हानि। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए कि इन दोनों में अंतर बताइए, चाहे बनाम आ जाएगा, बनाम मतलब अंतर होता है, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, तो इस तरह से सबसे पहले आपको बनाना है कॉलम। यहाँ पे लिखना है आपको ऑफलाइन एजुकेशन, यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, पहले लिखिएगा ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में अंतर, यहाँ पे हेडिंग में। ठीक है, और पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 करके दे दीजिएगा। फिर ये पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे कर दीजिएगा गोल में। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। ठीक है, 1 नंबर के बाद,
और यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में हानियाँ। पहले लाभ लिख दीजिएगा फिर हानि, और उसके बाद फिर से इसी तरह से बनाइएगा कॉलम, ठीक है, एक तरफ से ऑफलाइन एक तरफ से ऑनलाइन, और पॉइंट वाइज बता दीजिएगा 1 2 3 4 ये हानि है, ये हानि है, ये हानि है, और ऑफलाइन का ये हानि है, ये हानि है, ये हानि है। इस तरह से बताइएगा तो आपको डेफिनेटली कम से कम 12 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 15 में से। चलिए अगला है, भारत में डिजिटल शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। तो बता दीजिएगा कि सबके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, सभी जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हर कोई इतना अमीर नहीं है कि लैपटॉप खरीद सके, हर कोई इतना अमीर नहीं है कि स्मार्टफोन खरीद सके, ठीक है, एंड्रॉयड खरीद सके। इसके अलावा बहुत जगह पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, इसके अलावा इसके रिचार्ज महंगे होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आँख खराब हो जाता है, इसके अलावा आदमी को टेक्निकली पहले नॉलेज लेना चाहिए। तो शिक्षा के लिए पहले ट्रेंड होना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्टली मैं अगर बोल दूँ गूगल पे कि चलिए आप चैट जीपीटी ओपन करके आप हमको एप्लीकेशन लिख के दिखाइए, तो आप नहीं सकिएगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा पहले। चाहे बोल दूंगा कि MS एक्सेल पे हमको एगो डाटा दे देंगे और बोलेंगे इसका फार्मूला निकाल के और ये सारी चीज़ें हमको आप दे दीजिए, तो नहीं सकिएगा, ठीक है, पहले जानना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि MS एक्सेल होता है क्या, वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, जो कि इसके लिए टीचर की आवश्यकता होगी। टीचर की आवश्यकता यानी कि स्कूल में पढ़ाना होगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पूरी तरह से ठप है, ठप, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर लोग खुद नहीं जानता है यार, इतना टेक्निकली पीछे है, ठीक है। तो ये सारी चुनौतियाँ आप लिख दीजिएगा कि हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जो होता है पढ़ाई वो इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है, सारा एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, बैंक हो चाहे SSC हो चाहे CGL हो चाहे कोई भी UPSC का NDA CDS हो, ठीक है, सब में एक पेपर इंग्लिश का कंपलसरी रहता है। इसके अलावा हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सिविल कोर्ट हो, ठीक है, इसके अलावा आपका कोई मेडिकल का पढ़ाई हो, एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो हम लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं? कोई काम का नहीं है हिंदी, झूठ मूठ का पढ़ाई है। यहाँ तक कि मैं अपना बेटा बेटी को खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो दोष हमारी शिक्षा में नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में। हम लोग को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पूरा देश इंग्लिश पढ़ रहा है, हम लोग हिंदी पढ़ने से क्या होगा? घंटा कुछ नहीं होगा। चाहे पूरा देश को हिंदी पढ़ाइए चाहे पूरा देश को इंग्लिश पढ़ाइए, ठीक है, आखिरकार सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, तो हम लोग हिंदी पढ़ के घंटा बजाते रहिएगा। सही बता रहा हूँ, रियलिटी। बहुत गुस्सा आता है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था भाई बदल दो, शिक्षा व्यवस्था है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कर दो, नहीं तो कितनों तुम पढ़ा लो कितना अच्छा तरीका से, नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ऊपर में जो सब होता है ना सब इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इन इंग्लिश। सो हमें चेंज करना पड़ेगा अपना सिस्टम, अदरवाइज हम लोग पीछे हो जाएंगे। चलिए आपको इसको मानना पड़ेगा, पूरा भारत को हिंदी में बदलो, नहीं तो फिर सबको इंग्लिश पढ़ाओ, यही करना पड़ेगा। एकता लाने का और क्या मतलब है? सब एग्ज़ाम आप इंग्लिश में लीजिएगा और हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये अन्याय है एक तरह से। चलिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलता हूँ। डिजिटल शिक्षण उपकरण क्या है? किन्हीं 5 डिजिटल शिक्षण उपकरणों के नाम लिखना है और उसका उपयोग लिखना है। जैसे लिख दीजिएगा 1 नंबर पे लिंक्डइन, दूसरा लिख दीजिएगा आप जूम ऐप जानते हैं जिसमें मीटिंग होता है, ठीक है, जूम। तीसरा लिख दीजिएगा यूट्यूब, चौथा लिख दीजिएगा गूगल, ठीक है, 5वां लिख दीजिए MS ऑफिस। तो इस तरह से, और इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो आप लोग को बता देना है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे डिजिटल शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा क्या पहल की गई है ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल शिक्षा के लिए क्या कर रही है। तो कुछ खास नहीं कर रही है, बस दिखावा कर रही है एक शब्द में बोले तो, ठीक है। चलिए अब बाकी आप लिख दीजिएगा कि डिजिटल लाइब्रेरी ओपन किया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी ओपन किया है, डिजिटल वेबसाइट बनाया है इन्होंने, और कई सारे स्कीम चलाए हैं, स्किल इंडिया चलाया है, लेकिन कोई काम का नहीं है। चलिए, ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के कितने प्रकार होते हैं? भारत और झारखंड के संबंध में संक्षिप्त में आपको बताना है, ठीक है। तो बताना है ई गवर्नेंस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस मतलब शासन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शासन, जिसमें आ जाता है कंप्यूटर। पहले सब काम क्या होता था? हाथ से होता था, हाथ मतलब मैनुअली, ठीक है, मैनुअली मतलब हाथ का हुआ, ठीक है। अब क्या आ गया? सब कुछ डिजिटल, एवरीथिंग इन डिजिटल,
तो जैसे पहले काम होता था, हम लोग पेपर में बनाते थे अटेंडेंस, अब अटेंडेंस बनता है ऑनलाइन। कैसे? थंब से आपको मारना पड़ेगा बायोमेट्रिक, तब आपका बोलेगा टू, हाँ चलिए इतना बजे में आप एंट्री लिए हैं। पहले अटेंडेंस होता था, उसमें क्या होता था कि आप नहीं भी आए फिर भी वहाँ पे अटेंडेंस कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल शिक्षा आने से जब आप अटेंडेंस उसी डेट पे कर रहे हैं तभी आपका वहाँ पे लेगा बायोमेट्रिक ना। तो ये एक महत्व है। सीसीटीवी कैमरा आ गया, अब प्रेजेंट है या नहीं है वो भी शो कर रहा है। तो ये आपको डिजिटल गवर्नेंस बताना है कि शासन करने का डिजिटली तरीका आ गया है, ठीक है। पहले हम लोग हाथ से लिखते थे एप्लीकेशन वगैरह, अब सब ऑनलाइन लिखते हैं और फिर प्रिंट कर देते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर कर देते हैं। पहले ऑफलाइन फॉर्म भरते थे डाक के द्वारा, अब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, और सब कुछ फी पेमेंट वगैरह एवरीथिंग इन डिजिटल, ठीक है। अरे यार छींक आ रहा है बहुत भाई, चलिए बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, बच के रहो दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला है ई गवर्नेंस के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए 4 टाइप्स होता है, चारों को ध्यान में रखिए। पहला है G2C, G2E, G2B और G2G। ये क्या है? जी मतलब गवर्नमेंट, ये चारों जी है, 4 गो जी है, देख रहे हैं, हाँ जी। जी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार। सी मतलब आपका सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से नागरिक तक पहुंचने वाली सेवाओं के बारे में। G2E, जी से गवर्नमेंट, ई से एम्प्लॉय, मतलब सरकार से एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी तक पहुंचने वाली सेवाएं। G2B, जी से गवर्नमेंट, बी से बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट से बिजनेस तक पहुंचने वाली सेवाएं। फिर G2G यानी कि सरकार से सरकार तक पहुंचने वाली सेवाएं, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और एक मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये आपके जी 4 को जी होता है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी का आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सोच लीजिए कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मैथ कर जाएगा। चलिए, और जब आपका मैच कर जाएगा ना तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि चलो भाई जो पढ़े हैं मैच कर गया, ठीक है। तो आपको इसका आंसर गूगल में मिल जाएगा, सबका आंसर खोज लीजिएगा। सबसे पहले एक कॉपी में नोट कीजिए, बाकी PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करता है तो, अगर मैच करेगा तभी अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, 8986607541। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन मैच करता है तो मैच करेगा ही करेगा, नहीं मैच करेगा तो सेंड मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको कुछ पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सेफली जाइए यार, सेफली बाइक वगैरह ड्राइव कीजिएगा। बाय, मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी जाऊँगा सेफली, सेफली ड्राइव करूँगा। बाय बाय, ठीक है। और एक चीज़, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और ये मत सोच लीजिएगा कि मेरा भी एग्ज़ाम आप लोग के साथ सेमेस्टर 2 का है, नहीं, मेरा PhD का एग्ज़ाम है, ठीक है, नेट का। तो मेरा वो एग्ज़ाम है, आप लोग मत सोच लीजिएगा कि मैं सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ओके, बाय।